90 के दशक की वो खूबसूरत अदाकारा जिसे इस एक गाने ने रातों रात युवाओं से लेकर बूढ़े बच्चों सब में मशहूर कर दिया। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जिनकी खूबसूरती और अदाएं ऐसी थी कि एक फोटो शूट के बाद से ही इनके पास डायरेक्टर्स की लाइन लगने लगी थी। वो फोटो शूट इतना विवादित था कि जिसने इन्हें इंडस्ट्री में पहचान तो दिलाई पर साथ ही साथ जान से मारने की धमकियां भी मिली। नहीं नहीं अभी नहीं किया। मुंबई पुलिस की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में जिसका नाम भी आया और डॉन की प्रेमिका होने का इल्जाम भी। अरे ओ शहरी बाबू, हमें माफी दे दे तू। जिसने अपने प्यार से शादी के लिए पहले इस्लाम अपनाया और अब शादी का चोला ओढ़ लिया है। सीने में छोटा सा एक दिल है, तुम उसके जज्बात हो। स्टारडम मिलना बड़ी बात नहीं, अगर कुछ बड़ा है तो उसे स्टारडम को मेंटेन करना जो हर कोई नहीं कर पाता। 90 के दशक में ऐसे कई कलाकार आए और गए जो एक समय के लिए लोकप्रिय तो हुए लेकिन किसी न किसी वजह से उस स्टारडम से हाथ धो गए थे। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 90 के दशक की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की। धीरे धीरे आप मेरे दिल के ममता 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस थी लेकिन उनका फिल्मी करियर ऊंचाइयों पर जाने के बाद क्यों खत्म हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था, चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं। 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में ममता कुलकर्णी का जन्म मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। ममता एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। ममता की मां भगवान में विश्वास रखने वाली और पूजा पाठ करने वाली एक साधारण औरत थी। ममता ने भी ये सब उनसे सीखा। कहा जाता है कि ममता कभी फिल्मों में काम करना ही नहीं चाहती थी पर अपने परिवार की वजह से उन्हें इस इंडस्ट्री से जुड़ना पड़ा। कितने दिनों के बाद मिले हो, ममता कुलकर्णी आउटसाइडर थी इसलिए उन्हें काफी मशक्कत तो करनी पड़ी। कई ऑडिशन में रिजेक्शन भी मिला और काफी धक्के भी खाने पड़े पर बाद में ममता को पहली तमिल फिल्म ननबर्गल मिली जो साल 1991 में रिलीज हुई। यह फिल्म हिट हुई और उनकी खूबसूरती के चर्चे बढ़ने लगे। मिल जाए दिल मेरा दिल से पूछूंगी, कह दे मेरे दिल तू किस पे। बताया जाता है कि उस समय ममता को लोगों ने इतना पसंद किया कि उनके नाम का टैटू तक अपने हाथ पर बनवाने लगे थे। इसी के बाद ममता को मेहुल कुमार ने अपनी हिंदी फिल्म तिरंगा में इन्हें कास्ट किया। साल 1993 में रिलीज हुई यह फिल्म राजकुमार और नाना पाटेकर की थी लेकिन ममता कुलकर्णी भी इसमें एक अहम किरदार में थी। ममता को हिंदी फिल्मों में पहचान फिल्म आशिक आवारा से मिली जिसमें उनके अपोजिट सैफ अली खान थे। इस फिल्म के लिए ममता को फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने करण अर्जुन, नसीब, सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्रांतिवीर, आंदोलन, छुपा रुस्तम, घातक, वक्त हमारा है, बाजी जैसी लगभग 50 फिल्मों में काम किया। ये चांद कोई दीवाना है। ममता ने बॉलीवुड में अपनी आखिरी सफल फिल्म छुपा रुस्तम की और अपनी आखिरी फिल्म कभी तुम कभी हम। इसके बाद ममता कभी बॉलीवुड फिल्मों में नजर नहीं आई। दीवाना ए मस्ताना हर जाई सौदाई। ममता ने हिंदी सिनेमा के अलावा तमिल, बंगाली, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। ममता कुलकर्णी अपने जमाने की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही है। इंडस्ट्री में उन्होंने एक से एक कई सुपरहिट फिल्में दी। आज भी फैंस उन्हें राणा जी माफ करना गाने के लिए याद करते हैं। सो गई मुझको राणा जी माफ करना। ममता ने इंडस्ट्री में अपनी दमदार अदाकारी के दम पर करोड़ों फैंस का दिल जीता। फिल्मों में अभिनय कर जितनी उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी उतनी ही असल जिंदगी में वह विवादों में भी घिरी रही। एक समय ऐसा भी आया जब इन विवादों के कारण उन्हें फिल्में मिलनी भी बंद हो गई। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली। आइए जानते हैं कि कैसे एक उभरती अभिनेत्री का करियर अचानक ही डूब गया। लगातार एक के बाद एक कई हिट फिल्में देकर ममता जहां सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी वहीं कई विवाद का शिकार भी हुई। महबूब सनम मुझे मेरे कसम ना हाथ लगा गोरे तन को।
दरअसल साल 1993 में ममता ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। 90 के दशक में बोल्ड फोटोशूट करवाना उनके लिए परेशानियों का कारण बन गया। हर तरफ इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया था। कहा जाता है कि ममता की ये तस्वीरें ब्लैक में भी बेची गई, लेकिन यह हरकत उन पर भारी पड़ी क्योंकि उन्हें बोल्ड फोटोशूट करवाने के बाद 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। इतना ही नहीं, ममता की इस हरकत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और अभिनेत्री को जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी थी। केवल टॉपलेस फोटोशूट को लेकर ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी ममता काफी सुर्खियों में रही। अभिनेत्री को लेकर कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में ममता को आधी शूटिंग के बाद बाहर कर दिया गया था, लेकिन जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इस बात की खबर हुई तो उनके इशारों पर अभिनेत्री को फिल्म में वापस ले लिया गया। बाद में कहा जाने लगा कि इंडस्ट्री में ममता कुलकर्णी का सफलता पाना अंडरवर्ल्ड डॉन के कारण मुमकिन हुआ था। डॉन और ममता के रिश्ते की खबरें इंडस्ट्री में आग की तरह फैलने लगी, लेकिन हर बार उन्होंने इन खबरों को महज अफवाह करार दिया। इस इंसिडेंट के बाद बॉलीवुड में ज्यादातर लोगों ने ममता से किनारा कर लिया। धीरे धीरे ममता को फिल्में मिलना बंद हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्में न मिलने के कारण ममता कुलकर्णी दुबई चली गई, जहां वो स्टेज शो करने लगी थी। इस दौरान उनकी मुलाकात विक्की गोस्वामी से हुई। विक्की भारतीय थे, लेकिन दुबई में उनका एक होटल चलता था। बताया जाता है कि विक्की के कई बिजनेस थे, जिसमें से होटल उनका फ्रंट लीगल बिजनेस था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि विक्की का असली बिजनेस स्मगलिंग था। इसके बाद ममता और विक्की की अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों लिव इन में रहने लगे। यह भी खबर है कि विक्की ड्रग डीलिंग में पकड़ा गया, लेकिन ममता को पूछताछ करके छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि विक्की के जेल जाने के बाद उसका सारा बिजनेस ममता ने संभाला और 8 सालों के बाद उन्हें जेल से निकलवा लिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि साल 2013 में दोनों ने दुबई की जेल में ही इस्लाम धर्म अपनाकर शादी करनी थी और वहाँ की सरकार ने इन्हें इस्लाम अपनाने और अच्छे सलूक के आधार पर कुछ सालों बाद रिहा भी कर दिया था। साल 2016 में ममता और विक्की को पुलिस ने केन्या एयरपोर्ट पर तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि अभिनेत्री ने इसे साजिश करार दिया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। साल 2016 में ममता फिर चर्चा में आई और मुंबई क्राइम ब्रांच ने विक्की के साथ ममता को भी दोषी बताया। मुंबई में ममता के 2 घर और बैंक अकाउंट थे, जिन्हें सीज कर दिए गए। इन सभी खबरों के बाद ममता पूरी तरह से गायब हो गई। बस बीच बीच में कुछ फुटेज आई, जिसमें वो कभी केन्या में तो कभी किसी मठ में पूजा करती दिखी। कभी अपने ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाली ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन गई है। बॉलीवुड की गलियों को छोड़ अब वे अध्यात्म की राह पर चल पड़ी है। 2013 में उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी रिलीज की थी। इस दौरान फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा था कि कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा हुए हैं, जबकि वो ईश्वर के लिए पैदा हुई है और वो हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगी। इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।